आइए आज हम लोग सामान्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न एनसीईआरटी का महेश कुमार वर्धमान का शुरू करेंगे। आज हम लोग इसका शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग भूगोल से इसका स्टार्ट कर रहे हैं। इसका 2 पार्ट में आएगा। पार्ट फर्स्ट आएगा और उसके बाद फिर कल पार्ट सेकंड आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अब पहले है भारत की दृष्टि। इसको देख लेते हैं पहले। देश भारत, अन्य नाम आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया है। राजधानी नई दिल्ली। भौगोलिक स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। मानक समय भारतीय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर के समय ग्रीनविच मध्याह्न समय से 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। इसको देखिएगा तो ये एक लाइन में है। अगला है भौगोलिक स्थिति। लंबाई उत्तर से दक्षिण में 3214 है। और चौड़ाई इसका 2933 है। स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर है और जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है। प्रादेशिक जलीय सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक होता है। संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जलीय सीमा के आगे 24 समुद्री मील तक होता है। अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से 200 समुद्री मील तक होता है। जलवायु मानसूनी जलवायु है यहाँ की। क्षेत्रफल है 82,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व का कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत लगभग 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान पर रहता है। कुल जनसंख्या भारत की कह सकते हैं 1,21,08,54,977 है, जो कि कुल जनसंख्या का 17.64 है। इसको हम लोग 17.5 भी कहते हैं। अधिकतर आप जगह ये मिल जाएगा। अगला है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान दूसरा है। भारत में पुरुषों की जनसंख्या 62,32,70,258 है। महिला की जनसंख्या 58,75,84,719 है। ग्रामीण जनसंख्या 83.37 करोड़ है, जो कि 68.8% है। ये जितना भी कुछ दिया हुआ है ये 2011 की जनगणना के हिसाब से दिया हुआ है। इसको ध्यान रखेंगे। अगला है शहरी जनसंख्या 37.71 है, 71 करोड़ है, जो कि 31.2% है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% है, जो कि 2001 से 2011 के बीच का है। लिंगानुपात 943 प्रति हजार पुरुषों पर है। शिशु लिंगानुपात 918 प्रति हजार पुरुषों पर है। जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग किलोमीटर है। कुल साक्षरता 74.04% है। पुरुष साक्षरता 80.9% है। महिला साक्षरता 64.6% है। अनुसूचित जाति जनसंख्या 20,13,78,086 है, जो कुल जनसंख्या का 16.6% है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 10,82,81,034 है, जो कुल जनसंख्या का 8.6% है। राज्यों की जनसंख्या, इसको गलती हो गया है, इसको 28 कर लीजिए और ये 8 कर लीजिए। अगला है ज्यामितीय आकार चतुर्भुज है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7% है। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6% है। पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7% है। मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43% है। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है। कुल द्वीपों की संख्या 247 है और सर्वाधिक अगर पूछा जाएगा तो ये सर्वाधिक अंडमान निकोबार में है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा राज्य 17 है। तेल शोधनशालाओं की संख्या 22 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 266 है। अब ये बढ़ गया होगा, इसको देख लीजिएगा फिर से। बंदरगाहों की संख्या 13 है, ये भी गलत हो गया है। अब
राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, राष्ट्रीय गान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राजकीय भाषा हिंदी, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, राष्ट्रीय नदी गंगा है और राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। अब इसका यहां से क्वेश्चन का शुरुआत होता है। पहला है भारतीय स्थिति एवं आकार। इस पे पहला सवाल है, आपको पहला इसी पे मिलेगा। तो चलिए, अध्याय फर्स्ट है ये, इसका शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा यूपी है। देखिए यहाँ पर इसका डिटेल भी दिया हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगला सवाल है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो अभी आप लोग देखे हैं, ये 8 राज्यों से गुजरता है, जिसमें झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जिससे यहाँ पर होकर के गुजर रहा है। बाकी उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरती है। देखिए, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 2 राज्य है, ये पूर्वी राज्य हो गए। बाकी ये 6 राज्य भारत के मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। तीसरा सवाल है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर राजस्थान में, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर राजस्थान में। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में है। पूर्वी देशांतर इसलिए कहा जाता है क्योंकि विश्व को ऐसे बांटा गया है और भारत यहाँ पर है, इसलिए इसको पूर्वी देशांतर में रखा गया है। भारत की मुख्य भूमि का सुदूर पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर की गौर माता गुहार मोती गुजरात में स्थित है, जबकि मुख्य भूमि का सुदूर पश्चिमी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर के 7 बहनों 7 सिस्टर का सदस्य है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार। तो ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा में ये कुल 7 सिस्टर में 7 राज्य आते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, इसको 7 सिस्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें सबसे बड़ा अरुणाचल प्रदेश है, इसको भी याद रखेंगे। अगला है, भारत का मानक समय की यमुनोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो ये महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। ये 5 राज्य, ये आपको पहले बताया गया है, ये 5 राज्य से होकर गुजरता है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर देश के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र कौन सा है? चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। तो भारत का सबसे बड़ा संघराज्य क्षेत्र ये आपको अंडमान निकोबार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघराज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसका कुल क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद क्रमशः दिल्ली, पुडुचेरी, दादर और नागर हवेली, चंडीगढ़, दमन द्वीप और लक्षद्वीप है। इसमें आप याद रखेंगे कि आबादी में अगर पूछा जाएगा तो यूपी सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, छठा, 7वां। तो ये 7वां स्थान है। देखिए, पहले स्थान पे रूस आता है, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत आता है और 8वें नंबर पे अर्जेंटीना है। इसको भी याद रखेंगे।
अगला है, निम्न में से कहाँ सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती है? मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर। तो ऊर्ध्वाधर पड़ने के कारण ही यहाँ पर बर्फ पड़ता है। श्रीनगर है। कर्क के मकर रेखा पर सूर्य की सीधे किरणें पड़ती है। श्रीनगर की कर्क रेखा बहुत दूर 34 डिग्री अक्षांश पर है, इसलिए सूर्य की किरणें यहाँ सीधी नहीं पड़ती है। सीधी पड़ेगी तो वहाँ पे बर्फ पड़ेगा ही नहीं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो ये असम का नहीं करता है। म्यांमार की सीमा भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा से स्पर्श करती है, जो कि 1643 किलोमीटर की है। अगला है, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। ये कर्नाटक में नहीं है। ये जो है, आपको इसको याद रखेंगे कि पुडुचेरी जो है ये कोई एक राज्य में नहीं है, ये 3 अलग अलग राज्यों में है, जिस कारण से ये 3 राज्य में पड़ जाता है। पुडुचेरी संयुक्त रूप से माहे, कराईकल, यमन तथा पुडुचेरी के साथ भारत का एक केंद्रशासित प्रदेश है, जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में के साथ अपने राज्य का सीमा बनाता है। अगला है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के लगभग कितना गुना अधिक है? 3, 4, 6, 9। तो ये 4 गुना है। अगला सवाल है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, फ्लाइंग कैलिमर। तो ये इंदिरा पॉइंट है। मुख्य भूमि से कहा जाएगा तब ये कन्याकुमारी हो जाएगा। अगला, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार में है। वर्ष 2004 के सुनामी की लहरों के कारण यह समुद्र में जलमग्न हो गया। 1984 से पहले इस बिंदु को पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था, जबकि सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगला है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो भारत का सबसे बड़ा स्थलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ है। ये 4096.6 है। कहीं कहीं 7 भी लिखा हुआ रहता है, ये देख लीजिएगा। भारत का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ 4096.6 किलोमीटर लंबी है। यह सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के साथ लगती है, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर है, जो जम्मू कश्मीर राज्य के साथ साझा करती है। अभी ये लद्दाख के साथ है। अगला सवाल है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 1, 2, 3, 4। तो ये कुल 3 देशों के साथ लगती है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, जबकि सबसे बड़ी पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करती है। अगला, भारत का वह कौन सा स्थल है जहां बंगाल की खाड़ी और अरब सागर हिंद महासागर में मिलते हैं? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोल, रामेश्वरम। तो ये कन्याकुमारी है। अगला, भारत की मुख्य भूमि दक्षिणी सीमा पर तमिलनाडु राज्य में स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर आपस में मिलते हैं। अगला है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान में स्थित पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। दूसरा है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। तीसरा है पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। और चौथा है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश सीमा नहीं लगाता है, ये नहीं होगा क्योंकि हरियाणा सीमा नहीं लगाता है, और यहाँ भी सेम है, हिमाचल प्रदेश सीमा नहीं लगाता है। देखिए, भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जो कि रेड क्लिफ सीमा रेखा कहा जाता है। यह रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ ने की अध्यक्षता में गठित रेडक्लिफ समिति की अनुशंसा के आधार पर हुआ था। अगला सवाल है, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्र कौन सा है? चंडीगढ़, दादर व नागर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप।
तो सबसे छोटा ये लक्षद्वीप है, ये 32 किलोमीटर का है, 32 वर्ग किलोमीटर का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संशासित क्षेत्र लक्षद्वीप है, इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। इसके पश्चात दादर व नागर दमन द्वीप है, जो कि मिलाकर के दादर और नागर हवेली और दमन द्वीप को जोड़ दिया गया है। ये और ये दोनों को जोड़ दिया गया है। फिर चंडीगढ़, फिर पुडुचेरी। अगला है, भारत का निम्नलिखित में से कौन गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, उत्तर दक्षिणी। तो ये उत्तर पूर्वी में स्थित है, को बोले थे वेस्ट। यहाँ पर भारत स्थित है। यहाँ देखिए, यह अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में व देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश व देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा लगती है? नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो ये त्रिपुरा के साथ लगती है। त्रिपुरा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से सीमा लगाती है। त्रिपुरा के अतिरिक्त मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और आसाम भी है, जो बांग्लादेश के साथ सीमा लगाती है। अगरतला त्रिपुरा राज्य की राजधानी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। ये गलत है। उत्तर से दक्षिण में ये आपको 32 से 14 है और ये पूर्व से पश्चिम में 29 से 33 है। अगला है, साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यमुनोत्तर माना गया है। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें कहा गया देश की लंबाई, भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। तो ये सच्चाई बात है। उत्तर से दक्षिण 32 से 14 है और पूर्व से पश्चिम 29 से 33 है, तो अधिक तो है ही। और 82.5 डिग्री यमुनोत्तर रेखा को ही भारतीय मानक समय IST कहते हैं। तो ये भी दोनों इसका सही है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, भारत की उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। गुजरात के अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय 2 घंटा का अंतर है। अतः 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक यमुनोत्तर रेखा माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। अगला सवाल है, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला राज्य का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा में सर्वाधिक स्पर्श करता है। ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ ही यह एक नेपाल के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो ये कह सकते हैं आप 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश के साथ सीमा साझा करता है। अगला है, भारत का सबसे छोटा दिन कब होता है? तो ये 23 दिसंबर होना चाहिए। बाईस दिसंबर होता है, 23 नहीं 22 होता है। ये 22 दिसंबर होता है, 23 मार्च होता है सबसे बड़ा दिन। अगला, भारत का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है, जबकि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति के कारण शीत अयनांक विंटर सॉलिसेट कहते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध के दिन सबसे छोटा और रातें सबसे बड़ी होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ये मध्य प्रदेश नहीं करता है। झारखंड राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के साथ साझा करती है। इसकी राजधानी रांची है और यह राज्य लौह अयस्क कोयला के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, भारत तथा पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा का उदाहरण है।
अध्यारोपित सीमा है, पूर्ववर्ती सीमा है, अवशिष्ट सीमा है या परावर्ती सीमा है? तो ये अध्यारोपित सीमा है। दो या दो से अधिक देशों के मध्य वैसी सीमा रेखा जिसका निर्धारण किसी बाहरी शक्ति औपनिवेशिक शासक ने किया हो उसे अध्यारोपित सीमा कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत पाकिस्तान, भारत चीन के मध्य आरोपित सीमा अध्यारोपित सीमा है क्योंकि इन दोनों देशों के बीच ग्रेट ब्रिटेन द्वारा सीमा निर्धारण किया गया था। अगला है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश को क्या कहते हैं? सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से होकर गुजरता है? हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो ये राजस्थान है। पूरब में स्थित सिक्किम राज्य से गुजरने वाला अक्षांश भारत के पश्चिम में स्थित राजस्थान से होकर गुजरता है। अगला है उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगती है? श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान के साथ लगता है। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं पाकिस्तान देश के साथ लगती है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। किर्थर, सुलेमान, हिंदकुश यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। भारत के दक्षिण में श्रीलंका, उत्तर पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा रेखा साझा करती है। यहीं इसका आपका फर्स्ट चैप्टर समाप्त होता है। अब देखते हैं सेकंड चैप्टर, भारत का भौगोलिक स्वरूप। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कोंकण तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट, उत्तरी सरकार। तो ये कोंकण तट कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कोंकण तट पश्चिमी घाट की उत्तरी अक्षांश दमन से गोवा तक है। मालाबार पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग मैंगलोर से कन्याकुमारी तक है। उत्तरी सरकार पूर्वी तट से उत्तरी भाग आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी से गोदावरी नदी के भूभाग तक है। और कोरोमंडल तट ये पूर्वी तट के दक्षिणी भाग आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के तटीय मैदान हैं। अगला सवाल है, पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्रीय जलमार्ग द्वारा इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है? बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो ये श्रीलंका अलग होता है। इस बीच में नदी गुजरती है, ये भारत का ये मैप है और ये श्रीलंका है। ये जो है यहाँ पर पाक जलडमरू मध्य है, जिसको पाक की खाड़ी भी कहते हैं। पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग के मध्य स्थित एक संयोजी है। यह बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। इस जलडमरू मध्य का नामकरण ब्रिटिश शासक में मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया है। अगला सवाल है, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? भारत चीन, भारत अफगानिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। सियाचिन ग्लेशियर ट्रांस हिमालय के कोरोमंडल श्रेणी के भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। इस हिमनद को लेकर भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद है। इसी हिमनद के स्थित रेमो हिमनद से सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदी श्योक निकलती है। अगला है, व्हीलर द्वीप का नाम क्या है? विक्रम साराभाई द्वीप, सतीश धवन द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, सीवी रमन द्वीप। तो ये अब्दुल कलाम द्वीप है। व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। उड़ीसा सरकार ने 2 सितंबर 2015 को इस द्वीप का नामकरण भारत के महान वैज्ञानिक एवं पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किया था। यह द्वीप भारत के पूर्वी तट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत में अपने प्रोस्पार्ड कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में इसका प्रयोग करता है। अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? चपोरा तट, द्वीप तट, अक्सा तट, मरीना तट।
तो ये मरीना तट है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित मरीना तट भारत का सबसे लंबी समुद्री तट है। इसका कुल लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है। याद रखेंगे 13 किलोमीटर है। अगला है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, मिनिकॉय। तो ये अंडमान द्वीप पर है। बैरन द्वीप भारत का एक ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है। बैरन का अर्थ होता है बंजर, जहाँ कोई नहीं रहता हो। इस द्वीप पर कोई भी मानव बसाव नहीं है। अगला है खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? भूटान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। तो ये खैबर दर्रा पाकिस्तान में है। खैबर दर्रा उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान कबुलिस्तान मैदान के मध्य हिंदकुश श्रेणी के सफेद कोह पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इस दर्रे के मध्य से भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच आवागमन संभव है। अगला है निम्नलिखित दर्रों में कौन सा सतलुज नदी घाटी में स्थित है? नाथुला, जेलेपला, सिपकिला, सोराबथांग। तो ये सिपकिला है। सिपकिला हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित एक प्रमुख दर्रा है जो भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश कन्नौज जिले के तिब्बत से जोड़ता है। सतलुज नदी इसी दर्रे के समीप एक संकरी घाटी में प्रवाहित हुई तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। इस प्रकार का यह दर्रा भारत, तिब्बत और चीन को आपस में जोड़ता है। यह सिक्किम का नाथुला दर्रा के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक दर्रा मार्ग है। अगला है कैलाश मानसरोवर की यात्रा जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? खारदुंगला, रोहतांग, बनिहाल, नाथुला। तो ये नाथुला को पार करना पड़ता है। मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए नाथुला दर्रे और लिपुलेख दर्रे को पार करना पड़ता है। नाथुला दर्रा भारतीय राज्य सिक्किम को तिब्बत चुम्बी घाटी को जोड़ता है, जबकि लिपुलेख दर्रा हिमाचल प्रदेश हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित भारत के उत्तराखंड और तिब्बत चीन के मध्य स्थित यह दर्रा है। अगला है डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? अंडमान व निकोबार, दक्षिणी व लिटिल अंडमान, उत्तरी व मध्य अंडमान, उत्तरी व दक्षिणी अंडमान। तो ये दक्षिणी व लिटिल अंडमान के मध्य है। हिंद महासागर में स्थित डंकन पैसेज एक जलडमरू मध्य है। यह ग्रेटर अंडमान द्वीप समूह रिलेटर द्वीप का भाग है जो रिलेटर द्वीप और लिटिल अंडमान से अलग करता है। इसके पश्चिम में बंगाल की खाड़ी और पूरब में अंडमान सागर है। अगला सवाल है बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख, सतपुरा, अरावली, विंध्याचल। तो ये लद्दाख है। इसको सफेद मरुस्थल भी कहते हैं या ठंडा मरुस्थल कहते हैं। लद्दाख बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। भारत में सबसे कम वर्षा यहीं होती है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क इसी रेगिस्तान में स्थित है। अगला सवाल है माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर, शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही के नाम पर, भारत के एक महान सर्वेक्षक के नाम पर, भारत के वायसराय के नाम पर। तो ये भारत के महान सर्वेक्षक हैं। सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इस पर्वत का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया है। यह एक ब्रिटिश भूगोलविद व महासर्वेक्षक थे। 1865 ईस्वी में उन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नामकरण किया गया था। अगला है साल्टोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? लद्दाख में, काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में, विंध्याचल में, पश्चिमी घाट के एक अंग के रूप में। तो ये काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में है। देखिए इसका डिटेल अब। साल्टोरा पर्वतमाला पाक अधिकृत कश्मीर पीओके को गिलगिट बल्तिस्तान क्षेत्र की सीमा पर स्थित है, जो सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिणी पश्चिम ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसलिए इसे काराकोरम के हृदय स्थल के रूप में भी जाना जाता है। अगला है निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी है? हिमालय, विंध्याचल, अरावली, सह्याद्री। तो ये अरावली है।
अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। यह श्रेणी औसत रूप से 300 से 800 मीटर तक ऊंची है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट आबू के समीप गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर है। यह पर्वत श्रेणी दक्षिण पश्चिम में अहमदाबाद गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। दिल्ली में स्थित रायसीना पहाड़ी, जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, इसी पर्वत श्रेणी का विस्तार है। अगला है नागा खासी गारो पहाड़ियाँ स्थित है। पूर्वांचल पर्वतमाला, कोरोमंडल पर्वतमाला, जास्कर पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला। तो ये पूर्वांचल पर्वतमाला में है। लद्दाख और काराकोरम श्रेणी के समान पूर्वांचल श्रेणी भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रेणी का ही विस्तार है। इस श्रेणी के अंतर्गत नागा खासी गारो पहाड़ियां सम्मिलित है। अगला है कौन सा पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? अराकान योमा, सुलेमान, साल्ट रेंज, पीर पंजाल। तो पीर पंजाल भारत में है। पीर पंजाल हिमालय पर्वत श्रेणी की एक भाग है, जो भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर में विस्तार है। यह निम्न हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, जबकि अराकान योमा म्यांमार, साल्ट रेंज पाकिस्तान और सुलेमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है। अगला है मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़। तो ये छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक 1036 मीटर है। सोन, नर्मदा व महानदी नदियां का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी से ही होता है। सोन गंगा की प्रमुख सहायक नदी भी है। नल्ला मल्ला की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, मेघालय, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो ये आंध्र प्रदेश में है। नल्ला मल्ला पहाड़ियां पूर्वी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों की पूर्वी विस्तार है, जो कि आंध्र प्रदेश, कुर्नूल, नेल्लोर, गंटूर, प्रकाशम, कुडप्पा और चित्तूर एवं तेलंगाना के महबूबनगर और नलगोंडा राज्यों में स्थित है। इस विस्तार है। भैरानी कोंडा 3048 फीट नल्ला मल्ला पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? कोकण तट, कोरोमंडल तट, पूर्वी तट, मालाबार तट। तो इसको पूर्वी तट कहते हैं। ये देखते हैं, पूर्वी तट नहीं, भारत की पूर्वी घाट का दक्षिणी भाग, दक्षिण आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का तटीय भाग कोरोमंडल तट कहलाता है। इस सघन तटीय क्षेत्र को 3 विभाजित किया जाता है: उत्कल का मैदान, अंत तटीय मैदान और तमिलनाडु का मैदान। ये कोरोमंडल तट हो जाएगा, ये पूर्वी तट नहीं होगा। अगला सवाल है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्न में से कौन सा है? धौलागिरी, कंचनजंगा, K2, नंदा देवी। तो ये K2 है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर K2 कोरोमंडल पर्वत श्रेणी में स्थित है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। यह पश्चिमी हिमालय और भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला है, मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश। तो ये असम में है और ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह असम राज्य में ब्रह्मपुत्रा नदी के मध्य में स्थित है। इस द्वीप का कुल क्षेत्रफल 1250 वर्ग किलोमीटर है। यहीं पर ब्रह्मपुत्रा नदी सुबनसिरी नदी से मिलती है। मांजुली आर्द्रभूमि की श्रेणी में शामिल पारिस्थितिकीय हॉटस्पॉट है। अगला है, सर क्रीक कहाँ स्थित है? गुजरात के साथ लगने वाले भारत पाकिस्तान सीमा पर, लद्दाख स्थित भारत पाकिस्तान सीमा पर,
उत्तर प्रदेश में भारत चीन सीमा पर, भारत में म्यांमार सीमा पर। तो गुजरात के साथ लगने वाले भारत पाकिस्तान सीमा पर है। सरक्रिक भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा पर स्थित है, एक दलदली क्षेत्र है जो अरब सागर से जुड़ा हुआ है। यह भारतीय राज्य गुजरात को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करता है। ज्वार भाटा की अधिक आवृत्ति एवं उसके प्रभाव से यह भूभाग जलमग्न रहता है। अराकान योमा हिमालय की पूर्वी विस्तार है जो स्थित है बलूचिस्तान में, म्यांमार में, नेपाल में, कश्मीर में। तो यह म्यांमार में है। अराकान योमा पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार है जो पश्चिमी म्यांमार के रखाइन तटीय राज्य और इरावदी नदी बेसिन के मध्य स्थित है, इसलिए इसे रखाइन पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इस श्रेणी का कुछ भाग भारतीय राज्य असम, नागालैंड, मिजोरम में विस्तृत है। इस प्रकार यह पर्वतीय श्रेणी भारत और म्यांमार के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। अगला है निम्न हिमालय और किसके बीच स्थित लंबट घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, तिब्बत। यह शिवालिक है। निम्न हिमालय की दक्षिणी ढाल तथा शिवालिक श्रेणी की उत्तरी ढाल के मध्य अनेक चौरा तल वाली लंबवत घाटी, कोनधारी वन तथा अनेक छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें पश्चिम में दून, पूरब में दुआर तथा उत्तराखंड में इसे बुगलियाल या प्यार अन्य नाम से भी जाना जाता है। देहरादून और एवं हरिद्वार इसी का उदाहरण है। अगला है अरब सागर के द्वीपों में किस भाग को मिनिकॉय द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी। तो ये दक्षिणी भाग को जाना जाता है। लक्षद्वीप के दक्षिणी भाग में बिखरे छोटे छोटे द्वीप समूह को मिनिकॉय द्वीप समूह कहा जाता है। अरब सागर में स्थित मिनिकॉय स्थानीय नाम मलिक भारतीय द्वीप समूह के लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी में स्थित एटॉल प्रवाल द्वीप है। यहाँ मौसम वेधशाला एवं प्रकाश स्तंभ स्थित है। अगला है किसके बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीव्र मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। जोजिला दर्रा, दिहांग महाखंड, भूटान सीमा, नेपाल सीमा। तो ये दिहांग महाखंड है। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय पर्वत श्रेणी दक्षिण की ओर एक तीव्र मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी की सीमा के साथ फैल जाती है, जहां इसे मिजो, मिरी, मिसमी, डफला, पूर्वोत्तर पूर्वांचल आदि पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है निम्न में से वे पहाड़ियां कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है। सतपुड़ा, विंध्यान, नीलगिरी, अरावली। तो ये नीलगिरी है। नीलगिरी श्रेणी भारत के दक्षिण राज्यों में तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में विस्तार है, जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार है। पूर्वी तट एवं पश्चिमी तट यहीं पर मिलते हैं। इस श्रेणी को सबसे ऊंची श्रेणी दोदा बेटा 2637 मीटर तमिलनाडु में स्थित है। अगला सवाल है सतलुज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है। तो ये कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज और काली नदी के मध्य स्थित हिमालय कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्य में विस्तृत है। इसका सर्वाधिक भूभाग उत्तराखंड राज्य में विस्तृत है। नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, दूनगिरी, गंगोत्री आदि इस श्रेणी की प्रमुख पर्वत चोटियां हैं। गंगा, यमुना, रामगंगा नदियां उद्गम इसी श्रेणी से होती है। इस श्रेणी के पूर्व में नेपाल हिमालय तथा पश्चिम में कश्मीर हिमालय है। अगला है तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य आने वाले हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है।
नेपाल, कश्मीर, असम, जम्मू। तो ये असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी के विस्तार को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिम में त्यांगपो नदी, तिब्बत से लेकर पूरब में भूटान की पूर्वी सीमा तक विस्तार है। इस प्रकार इस श्रेणी का विस्तार दक्षिण पूर्व तिब्बत, उत्तरी असम, सिक्किम, भूटान एवं अरुणाचल प्रदेश में है। इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी नामचा बरवा है। दिहांग महाखंड ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित इस क्षेत्र में स्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक पहाड़ियां, विंध्य पर्वत। तो ये पश्चिमी घाट को कहा जाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत श्रेणी कहते हैं। यह दक्कन का पठार के पश्चिमी तट में के समानांतर उत्तर में ताप्ती के मुहाने पर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। यह पहाड़ी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। अगला है, केरल के तट को क्या कहते हैं? कोकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कुनाड तट। तो ये मालाबार तट कहते हैं। कोकण तट को मालाबार तट कहते हैं, जो कि मंगलूर से कन्याकुमारी अंतरिक्ष तथा विस्तार लंबा और सकरा समुद्री तटीय क्षेत्र है। यह भारत के दक्षिण पूर्व भाग में अरब सागर के तट से लगा हुआ है। यह दक्षिण भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध यह तट अपने मसाले के व्यापार के लिए जाना जाता है। अगला है, जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, चुम्बा और स्पीति को, कलिम्पांग और लिहासा को। तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। जोजिला दर्रा हिमालय पर्वत की पश्चिमी भाग है, जो पंजाब हिमालय में स्थित है। यह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। शीत ऋतु में यह दर्रा आवागमन के लिए बंद रहता है। अगला सवाल है, पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? लाल सागर, अरब सागर, तैथिस सागर, मृत सागर। तो ये तैथिस सागर था। इसका सी सही आंसर हो जाएगा। हिमालय के अस्तित्व के आने से पहले इस स्थान पर तैथिस सागर विद्यमान था। हिमालय का निर्माण एक लंबे भूगर्भिक काल से होने से संपन्न हुआ है। पूर्व में इस पर्वत के स्थान पर तैथिस भूसन्नति थी, जो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के अलग करती थी। इन दोनों प्लेट के टकराने के कारण दोनों संलग्न अग्रभूमियों के निक्षेप अवसाद का दबाव जनित भूसंचलन उत्पन्न हुआ, जिससे कुनलुन एवं हिमालय की विभिन्न श्रेणियों का निर्माण हुआ है। अगला है, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? लद्दाख और पीर पंजाल, रंजोत व नागटिब्बा, महान हिमालय व शिवालिक, धौलाधर और पीर पंजाल। तो ये लद्दाख और पीर पंजाल के बीच मध्य है। भारत में कुल्लू घाटी लद्दाख पर्वत श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, जो व्यास नदी घाटी में स्थित है। यह घाटी सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोया, माउंट डियोलो, माउंट सैडल, माउंट ठुलियर। तो ये माउंट सैडल है। सैडल चोटी उत्तरी अंडमान द्वीप में स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी कुल लंबाई 732 मीटर है। यह सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। सैडल चोटी के ढलानों में कलपोंग नदी का उद्गम होता है। अगला है, पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है अधिक, कम, वैसे ही, असंबंधित, परिवर्तित।
कम होता है। वह सीमा रेखा जिसके आगे या ऊपर वृक्ष नहीं उगते हैं वृक्ष रेखा कहलाती है। वर्षा की अधिकता व ढलान के कारण पूर्वी तथा मध्य हिमालय में ट्री लाइन मान 3600 से 3800 मीटर तक है, जबकि पश्चिमी तथा उत्तरी पश्चिम हिमालय क्षेत्र के वृक्ष रेखा का मान 3300 से 3600 मीटर है। अतः पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में प्राकृतिक वृक्ष रेखा की ऊंचाई कम होती है। और आज का लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? काराकोरम श्रेणी, कश्मीर घाटी, शिवालिक श्रेणी, लद्दाख पठार। तो ये लद्दाख का पठार है। भारत, चीन एवं पाकिस्तान की सीमाओं से सम्मिलित स्थल पर अक्साई चीन अवस्थित है। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इस भूभाग पर अक्साई चीन पर चीन ने अधिकार कर लिया। तभी से यह दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। अक्साई चीन क्षेत्र में ही लद्दाख का पठार भी है। इसी के साथ आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगला दिन इसके आगे से करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।